आज 5 जनवरी 2025। अभी मैंने टाइम में देख लिया, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें टाइम अंदाजा नहीं बताया था। 11:28 हो रही है रात की। और जो मेरा गोल था 5 जनवरी का, वो क्या था, कंप्लीट करना था लेक्चर। KTG का ये कर चुका हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने थे लेक्चर से, वो भी लिख चुका हूँ। फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करना था, वो भी कर चुका हूँ। अब क्या करना था, चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने याद किया, उसे बिना देखे व्हाइट बोर्ड पर लिखना था। अब वो जाना मैं करने बैठ, फिर किसी में टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें DBP करनी है चैप्टर की, और PY को ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, मगर इसमें फिर से कर लूँगा। और KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अभी पढ़ लो, अभी इसमें आगे और बताऊंगा अच्छे से, ये सबको ही पता होगा। PV इज इक्वल टू क्या होता है, NR। अभी तो पहले ये ग्रामर को, ठीक है ना। अब इस पर हम ग्राफ, सबसे पहले लॉज पढ़ेंगे जो जो इस पर, फिर वही फॉर्मूला आता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, फिर क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ। फिर क्या पढ़ेंगे, गेलू से लॉ, ठीक है ना, लॉ नहीं लिखा। फिर क्या है, एवोगैड्रो लॉ। इसमें यहाँ पे जाएगा, हाँ आ तो जाना चाहिए। एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें जो देखो, हमेशा इसमें ना, ये तो आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हमेशा दो चीज हम लोग लिखेंगे, और एक दो चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। और जो मेन चीज कांस्टेंट रहेगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और मोल भी कांस्टेंट रहता है, मगर मैं बस टेम्परेचर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, कांस्टेंट, बताओ। प्रेशर कांस्टेंट रहता है और मोल भी कांस्टेंट रहता है, मगर मैं प्रेशर ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना। प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखना, ऐसे जगह नहीं है इसकी, ठीक है ना। गैलियोसाइड लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और मोल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो बस मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ में क्या रहता है, कांस्टेंट। इसमें क्या रहेगा, दोनों चीज रहेगी, क्या रहेगा, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो P, T कांस्टेंट। यहाँ पे भी दो चीजें कांस्टेंट है, मगर बस वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट है, मगर मैं बस वॉल्यूम लिख रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर और मोल भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है इसमें, वॉल्यूम, ठीक है ना। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। अब क्या करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Vj। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, M क्या है, मोल, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मोल कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, याद रखना। तो इससे फॉर्मूला बन जाता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है ना। प्रेशर 1, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 सेकंड, वॉल्यूम सेकंड। ये हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, टेम्परेचर के, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ये दोनों। तो क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर। यहाँ पे क्या, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पहले से कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा, V1 अपॉन में T1 इक्वल टू V2 अपॉन में T2।
P1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 अपॉन में T2। इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा V1 अपॉन में N1 इक्वल टू V2 अपॉन में N2। सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मगर इससे इम्पोर्टेंट क्या ग्राफ भी पूछता है इस पर, ठीक है ना। तो जो ग्राफ ऐसे बहुत सारे पे बन सकते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बस बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें से भी एक पी वाई क्यू पूछा भी है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या है, टेम्परेचर, ये स्लोप है T1, स्लोप किसको बता रहा है, टेम्परेचर को यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे मोल नहीं लिया, हम लोग टेम्परेचर वाला बनाएंगे ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो है स्लोप, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है यहाँ पे। तो स्लोप यहाँ पे जो है पी वी का है वो किसके बराबर होगा, एन आर टी के। अब यहाँ पे देखो स्लोप हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है ना टी, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। स्लोप क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है टी के, तो यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। ये देखो स्लोप इसका ज़्यादा है ना, यहाँ पे थीटा ज़्यादा है, इसका थीटा कम है T2 का, तो T1 ग्रेटर देन T2, ये हो गया ग्राफ। ऐसे ही यहाँ पे जाओ, ये ग्राफ बन रहा है अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो किसे बताएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन सा हुआ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चार्ल्स लो। इसका जो स्लोप होगा या तो वो मोल को बताएगा या फिर किसको बताएगा, प्रेशर को। तो हमने प्रेशर वाला लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे P1 है, P2 है, ठीक है। अब देखो जो स्लोप निकल के आ रहा है यहाँ पे V और T का, वो क्या आएगा, एन आर अपॉन में P, एन आर अपॉन में P। अब यहाँ पे देखो P स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P स्लोप के। तो यहाँ पे जो होगा P2 ग्रेटर देन होगा P1 से, ये ज़्यादा बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो P2, इसको ऐसे जैसे वहाँ लिख रहे हैं उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। गंदा हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, जगह इसलिए यहाँ पे P2 ग्रेटर देन P1, ये पी बाई क्यू भी आया होगा, ठीक है ना, सेम ऐसे यही पूछा था, ये ग्राफ बनाया था बी टी के बीच में, ऐसे दे दिया था स्लोप, P1 स्लोप था, P2 स्लोप था, पूछा था बताओ P1 ज़्यादा होगा P2 से, P2 ज़्यादा होगा P1 से, P1 P2 बराबर P1 होगा, ये इसमें से कुछ नहीं, तो आंसर क्या था, P2 बराबर होगा P1 से, पी वाई क्यू, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसके लिए ग्राफ बना सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या बता रहा है, वॉल्यूम किसको बताएगा, वॉल्यूम को। V1 है यहाँ पे V2 है, ठीक है ना, V1 और V2। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, एन आर अपॉन में वी के, ठीक है ना, एन आर अपॉन में वी के। तो यहाँ पे भी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्लोप के, वी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्लोप की, मतलब कि जिसका स्लोप कम होगा वो ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, V2 ग्रेटर देन V1, ठीक है ना। ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा, उसका मैं बना लेता हूँ, वैसे बनेगा, सेम सेम ऐसे बनेगा, ठीक है ना। बस वहाँ पे एक बार प्रेशर को दे सकता है क्वेश्चन में, या तो प्रेशर दे देगा P1 V1 रख के इस वाले में, वैसे बन जाएगा, ठीक है। खुद ट्राई करना बनाने की, ये समझना इम्पोर्टेंट है, अब इसे इरेज कर जाए। तो देखो फिर से एक बार जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। फॉर्मूला क्या बन जाता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। फिर जो ग्राफ बनाएंगे P का और V का, तो जो स्लोप होगा ऐसे बनेगा, और उसमें जो स्लोप होगा वो किसको बता रहा है, टेम्परेचर को। तो जो ऊपर वाला स्लोप होगा उसका क्या होगा, एंगल ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप, स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, तो T1 ज़्यादा हो जाएगा T2 से।
फिर क्या पढ़ा बॉयल्स के बाद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है बताओ? चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 बन गया। अब जब बनाएंगे इसमें ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? V T के बीच में ग्राफ जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब जब स्लोप आएगा वो क्या आएगा? NR अपॉन में P। तो P स्लोप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? P के। तो जो P2 होगा P2 ये वाला स्लोप वो ज़्यादा हो जाएगा P1 से। ऐसे अब गेलू-सेक लॉ पे आ जाओ। गेलू-सेक लॉ में क्या होता है? क्या कांस्टेंट होता है? गेलू-सेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जो फॉर्मूला बन के आ जाता है वो क्या आ जाता है? P1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में T2। ठीक है ना? अब जब ग्राफ बनाएंगे P और T का तो जो उसका स्लोप होगा वो किसको बताएगा? वॉल्यूम को। वॉल्यूम को बताएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है वॉल्यूम को। ठीक है ना? P और T का ग्राफ किसे बता रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम को। अब जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? NR अपॉन में V। ठीक है ना? NR अपॉन में V हो गया। तो स्लोप के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब जिसका स्लोप कम होगा मतलब एंगल कम होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? कम है, इसका ज़्यादा है, तो V2 ज़्यादा हो जाएगा V1 की। ऐसे इसके लिए आ जाएगा ग्राफ बनाएंगे तो वो मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये मत सोचना मोल कांस्टेंट नहीं, मोल भी कांस्टेंट है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ ग्राफ समझाने के लिए। और ये PYQ है, चाहे देख लेना, ये वाला जो मैं पहले रेज कर रहा हूँ। और भी ग्राफ बहुत तरीके के बन सकते हैं मगर ये इंपॉर्टेंट वाले थे। ठीक है ना? इसी में बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। एक बार चेक कर लूँ वीडियो बन रही है नहीं। अरे यार ये क्यों हटा दिया? यहाँ से पता चल जाता है यहाँ तक वीडियो लिखना है मुझे। चेक कर लूँ वीडियो बन रही है। हाँ बन तो रही है, ज़्यादा ऊपर ही थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसके नीचे नहीं है, उधर है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या आ जाता है चेक कर लेता हूँ। हाँ पहले तो ये बढ़ा देता हूँ। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर पी क्या है? प्रेशर है। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। प्रेशर की यूनिट यहाँ पे क्या है? ATM। ठीक है ना? वी क्या है? वॉल्यूम। इसकी यूनिट यहाँ पे क्या है? लीटर। एन अभी बताता हूँ क्या है। और यहाँ पे वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पूरा लिखना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ठीक है ना? कंटेनर। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.0821। ये तो एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ ऐसे ही 0.082 लिखा मैंने, 821 भी कर दिया। ठीक है ना? अब देखो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? ये क्या है? आर है। एन और टी को क्या करो? नीचे भेज दो। तो पी वी अपॉन में क्या हो जाएगा? एन टी। पी की यूनिट क्या है? एटीएम। तो एटीएम लिखो। ऊपर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर। तो एन लिखो। नीचे क्या आ चुका है? एन और टी। एन क्या है? मोल। तो मोल लिखो। मोल की यूनिट मोल ही होती है। ठीक है ना? टी की यूनिट क्या आती है? टेम्परेचर की, केल्विन। तो इसकी यूनिट बन गई किसकी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ये यूनिट है मगर एसआई यूनिट अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना? क्या होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ठीक है? अब यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना, ये क्या है? एन क्या है? मोल। अब ये याद रखना जिसका मोल रखेंगे फॉर्मूले में, जिसका मोल रखेंगे फॉर्मूले में उसका प्रेशर निकलेगा। उसका प्रेशर निकलेगा। ठीक है ना? ये मोल है, एन क्या है? मोल। मगर जिसके मोल रखेंगे ना इस फॉर्मूले में उसी का प्रेशर निकलेगा। अब जैसे समझो, मान लो ये 3 गैस है इसमें, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है ना?
ये है समझ लो H2 गैस, ये क्या है हीलियम गैस है, और ये क्या है ज़ेनॉन गैस है। ये 3 गैस है, ठीक है ना। इसके कितने मोल दे रखे हैं 2, इसके 5 और इसके 10। तो हमसे वो पूछेगा बताओ इस जो वॉल्यूम का कंटेनर है उसमें प्रेशर कितना होगा, या ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कहेगा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये कितना प्रेशर होगा H2 का। तो कैसे लिखोगे, प्रेशर प्रेशर समझ लो प्रेशर पूछ रहा है H2 का, तो प्रेशर ऑफ H2 ब्रैकेट में करके वॉल्यूम दे रखा होगा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, सारी की नहीं रखनी है, ये 2 मोल 5 मोल 10 मोल कभी पूरा ही लिख दो, इसकी वैल्यू जोड़ के नहीं। हमसे किसका पूछा है प्रेशर H2 का, तो हम मोल भी किसके रखेंगे H2 के, तो वो कितना हो जाएगा 2 एंड R इंटू टी, ऐसे करके निकाल देंगे, समझ लो। अगर वो पूछ लेगा पी टोटल बताओ, इन सब की वैल्यू देगा, ठीक है ना, आर की वैल्यू पता है, टी की दे देगा, पी टोटल पूछ लेगा, तो यहाँ पे मोल के हमें पूरे के रखने पड़ेंगे, पूरे गैस के, तो 2 5 और 10 17 हो गया। तो पी टोटल क्या आ जाएगा, पी टोटल वॉल्यूम की वैल्यू देगा क्वेश्चन में, एंड मोल के टोटल कितने आ गए थे 17, आर टेम्परेचर की वैल्यू कुछ फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन में देगा, तो ये हो जाएगा। तो जिसके मोल रखेंगे उसी के प्रेशर आएगा, जिसका प्रेशर पूछा होगा उसी का मोल रख देंगे फॉर्मूले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है, ठीक है, ये सारे काम हमारे। अब जितने भी पीछे लो पड़े ना वो इसी पे वैलिड है, इसमें दो कोई भी चीज़ क्या कर देते हैं हम लोग कांस्टेंट कर देते थे और एक नया लॉ बन जा रहा था, जैसे कि पहला क्या था बॉयल्स लॉ था, उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, मोल भी कांस्टेंट थे, ये तो कांस्टेंट होते ही वैल्यू, तो पीवी क्या हो जाता है, ये पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी हो जा रहा था ना, पी इज इक्वल टू 1 बाई वी हो जा रहा था, तो बॉयल्स लॉ बन गया था। फिर चार्ल्स लॉ में क्या हो रहा था, चार्ल्स लॉ में क्या हुआ, प्रेशर और मोल कांस्टेंट हो गए थे, तो क्या हो गया था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था टेम्परेचर के। फिर क्या पढ़ा था हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर क्या होता था गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ में क्या क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था और मोल कांस्टेंट थे, तो यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था, ठीक है। और फिर आखिरी में क्या पढ़ा था हमने, कौन सा लॉ पढ़ा था, अवोगाद्रो लॉ, उसमें क्या था प्रेशर भी कांस्टेंट था और टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था किसके, N के, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था N के। तो सारे जो लॉ हैं जब मिल जाते हैं तो यही फॉर्मूला मिल जाता है, जैसे क्या कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आ जाओ, ओए ओए गिर मत, ठीक है। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, ये फॉर्मूला है याद करना डायरेक्ट, डेंसिटी, डी से क्या है डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी से क्या है प्रेशर, पी एम अपॉन में आर टी, पहले लिख दे रहा हूँ फिर बताता हूँ क्या 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 है। डी क्या है डेंसिटी ऑफ गैस, पी क्या है प्रेशर ऑफ गैस, एम क्या है मोलिकुलर मास, ठीक है ना, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी हम पीछे पढ़ के आए, उसमें भी पी विजिबल में आर टी में भी आर जो था वहाँ पे ये आर, ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर। बस ये याद रखना यहाँ पे जो फॉर्मूले में है वो क्या है मोलिकुलर मास, और सब तो पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला है सेम डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला, वो क्या है पी स्मॉल एम अपॉन में के टी, ठीक है ना। यहाँ पे सेम वही, डी क्या है डेंसिटी ऑफ गैस, पी क्या है प्रेशर, मगर यहाँ पे जो स्मॉल एम है ना ये अलग है, ये मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे क्या है इसे क्या बोलते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, स्मॉल एम क्या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, के क्या है ये याद कर लो, ये यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, इसे क्या कहते हैं के को क्या कह रहा है बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अभी बताऊंगा क्या होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है ना। टी यहाँ पे भी टेम्परेचर था, यहाँ पे भी टेम्परेचर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले गए नीट में, क्वेश्चन में पूछा था डेंसिटी ऑफ गैस बताओ,
और फिर लैंग्वेज लिखी हुई थी, और लैंग्वेज में लिखा हुआ था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, फिर ऑप्शन देती था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, और दो और ऑप्शन थे, तो ये वाला लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर इसमें क्या बोल दिया था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो डेंसिटी ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पी स्मॉल एम अपॉन में के टी, ठीक है ना। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक बार बता देता हूँ क्या होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकलता है ये देख लो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, आर अपॉन में एन ए। आर अभी पीछे पढ़े थे, क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन ए क्या होता है एवोगैड्रो नंबर। जब जब क्या करते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो आर की वैल्यू जो मैं कह रहा था अभी आगे बताऊंगा उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो वो क्या होती है 8.31। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, मुझे इतना याद है, ठीक है ना, 8.31 जूल, 8.3 जूल अपॉन में मोल इंटू में केल्विन, ठीक है ना। ये होती है इसकी एसआई यूनिट, किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ये क्या है एसआई यूनिट, यहाँ पे कहीं लिख लो, एसआई यूनिट है जो मैंने नीचे लिख रखी है ये वाली। ये तो फॉर्मूला हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ये उसकी एसआई यूनिट अपॉन में हमें पता है अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, मगर मैं बस यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 लिख रहा हूँ। और अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ जिससे कि इसकी वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट हो जाए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो ये ऊपर जाएगा 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे काटेंगे तो 6 1 जा 6, 2 बचा, तो 6 3 जा 18, 3 फिर 2 बचा, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो इसे याद मत करना, या तो याद भी कर सकते हो निकाल भी सकते हो, जैसा सही लगे वैसा करना। ये हो गया, तो ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा गया एक बार इस पे, और एक बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेस पे आया, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी पे आया था। तो आर की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल पर मोल केल्विन, और इसकी बताना मुझे कमेंट में करके क्या होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ऐसा यूनिट। ये हो गया, अब बात हो कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन पे, ठीक है ना। अब बस डायरेक्ट वो फॉर्मूले दोनों याद रखने थे, ऐसे ही अब यहाँ पे एक फॉर्मूले तो जो जितने फॉर्मूले वो याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का किसके लिए, एक मोल के लिए, ये डायरेक्ट याद करना है 3/2 पी इंटू में वी, पहला फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी अगर एक मोल की निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/2 पी वी, पी क्या है प्रेशर, वी क्या वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, एक मोल के लिए निकालनी है, तो फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है। सबसे पहले अभी एन को नहीं लिख रहे, पी वी की जगह क्या लिख दो आर टी, क्योंकि एक मोल के लिए निकालना है, तो एन की जगह क्या जाएगा 1, पी वी इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं, पी वी की जगह एन एक मोल हो गया तो आर टी लिख देना 3/2 आर टी, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब 4 एन मोल्स के लिए निकालो, 4 एन मोल्स, एन मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/2 एन आर टी। अब वहाँ पे पहले एक मोल हो गया था, मगर अब हम यहाँ पे एक मोल नहीं रखते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी रखते हैं, ठीक है ना। इससे पहले क्या किया था, एक मोल ले लिया था, तो इसलिए 3/2 आर टी हो गया था, 3/2 एन आर टी हो गया, ठीक है ना। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाले याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। अब फॉर वन मॉलिक्यूल क्या है वो, फॉर वन मॉलिक्यूल ये क्वेश्चन में कहे ऐसे करके कुछ कहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में क्या लिख लो वन मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या हो जाता है 3/2 के टी, के बी पे ऐसे ऐसे बी लिखने का, ठीक है ना, जिससे याद है। तो अब क्या फॉर्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन में बोलेगा तो इक्वल टू 3/2 के बी टी, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर, ठीक है ना।
ये याद रखना। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलता है, क्या बोल देता है, हीट बोल देता है, या बोल देता है मीन एनर्जी बताओ, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी करके डायरेक्ट नहीं देता, कभी कभी दे देता, वरना एनर्जी करके दे देगा, मीन एनर्जी करके दे देगा, हीट करके दे देगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एक पॉइंट लिखना चाहो तो क्या है, नोट करके लिख लो, एक पॉइंट है ना, नोट करके क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ, F/2, ये क्या होगी F/2, और ये क्या है KT, ऐसे भी करके लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला नहीं, बस नोट करके, ठीक है ना। ये बता रहा है कि ये जो यहाँ पे ये है 3, ये क्या है F, जो कि क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो कि हम यहाँ पे जो 3 है ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F इज इक्वल टू 3 क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी 3, और हम ओनली कौन सी ले रहे हैं, ट्रांसलेशन वाली। अब ये क्या होता है, ये आगे मैं जब बताऊंगा ना डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बताऊंगा, ठीक है। तो बस अभी ये याद करो फॉर्मूला, ये भूल जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे 4-5 क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाओ अगले पे, ठीक है ना, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। अब यहाँ पे क्या क्या जो लिखा हुआ है, क्या क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर होती है √3R, क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या टेम्परेचर, अपॉन में m हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे क्या है वी एवरेज, तो इसका जो फॉर्मूला आता है अंडर रूट 8/पाई, ये नहीं 8/पाई RT डिवाइडेड बाई m, इसको याद कर लेना बस, RT/m तो फॉर्मूले का सेम है, 3 की जगह क्या आ जाता है 8/पाई, एवरेज वेलोसिटी में, वी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी है, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल, ऐसे वी एम पी करके लिख देना ना, वी एम पी करके लिखना है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी एम पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √2RT अपॉन में कैपिटल एम। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एम क्या है मॉलिक्यूलर मास है तीनों फॉर्मूले में, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा, ये इससे भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब ये याद रखना कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन होगा, पहले तो ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये पहले बता देता हूँ कौन सबसे ज़्यादा होगा। अभी जब इसे सॉल्व करोगे इस पूरी वैल्यू को कांस्टेंट मान के, तो जो ऑर्डर निकल के आता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर V एवरेज, नाम से ही पता चल रहा है बीच में आएगा दोनों के, एवरेज है, V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये ऑर्डर होता है इसका, ठीक है ना, स्पीड का, ये याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू मतलब ये याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ तीनों में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, तो VRMS की, फिर उससे कम भी एवरेज की, एवरेज वेलोसिटी, फिर उससे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इन पे ग्राफ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मीन, ये क्या बता रहा है वी मोस्ट प्रोबेबल को यहाँ पे ऐसे बनाता है, पूछता है ये बताओ किसे बता रहा है V एवरेज को, और यहाँ पे ये ऐसे बनाता है ग्राफ, और पूछता है ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा VRMS, सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा इसकी है, एवरेज में ये आ रहा है, और VMP यहाँ पे ये पूछ सकता है, मगर पूछता नहीं, बस ये याद रखना है सबसे ज़्यादा, इसमें जो लिखवा है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ कहाँ पे आगे, अब जो पीछे कह रहा था ना आगे बताऊँगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सब, वो यहाँ पे बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, हर जगह है। फिजिक्स में कहाँ है, इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री के, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऐसे
मोनो एटॉमिक, ये क्या है मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डाई एटॉमिक। फिर क्या है ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई नहीं पोली, पोली लिख लो, ठीक है ना, पोली एटॉमिक। ऐसे आप ऊपर होगा और ऊपर थोड़ा लाइन नीचे कर, पहले लिख लेते हैं वो लाइन के बाद बना देंगे। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये गैसेस होती हैं। जैसे कि मोनोएटॉमिक में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल बताओ। मोनोएटॉमिक में क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा। डायटॉमिक में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, H2 दो हो गए ना एटम। पॉलीएटॉमिक में जैसे क्या आ जाएगा बताओ, SO2 S एक एटम, ओके दो एटम, टोटल तीन एटम हो गए ना, दो से ज़्यादा होते तो पॉलीएटॉमिक कहते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखो। जो मोशन होगा एटम का, या तो ट्रांसलेशन हो सकता है और क्या हो सकता है रोटेशनल। भाई ऐसे पूरा लिखूंगा तो शायद ना आ पाए, तो मैं बस लिख रहा हूँ फिर उसे मिटा दूंगा। ट्रांसलेशन, रोटेशनल या वाइब्रेशनल, ठीक है ना, वाइब्रेशनल। तो ये तीन तरह के होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ से कितनी हो जाएगी इसकी। तो इसको मैं टी लिख दे रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, वी, इससे कि छोटे में आ जाए, ठीक है ना। ट्रांसलेशन होगा, तीन तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, और या फिर क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो इन तीनों को जोड़ के आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन की वैल्यू कितनी होती है, तीन, तीन ट्रांसलेशन करेगा, रोटेशनल जीरो, वाइब्रेशनल जीरो, तीनों को जोड़ दो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन। डायटोमिक के लिए कितना आ जाएगा, ट्रांसलेशन तीनों में तीन ही रहता है, तीन आ जाएगा। रोटेशनल मोशन कितना हो जाता है, दो, ये वाइब्रेशन जीरो रहता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी डायटोमिक की, पाँच, जोड़ दो। पॉलीएटॉमिक में ट्रांसलेशन मोशन कितना होगा, तीन, रोटेशनल मोशन कितना करेगा, तीन, ये वाइब्रेशन जीरो ही होगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स। तो ये याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तीन। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम पाँच, और पॉलीएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, छः। याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, अब आगे आ जाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो यही हो गया। इसके बाद क्या जाओ, सी वी। अब सी वी, इसका फॉर्मूला याद रखना है, सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई टू इंटू में आर। पूरा आ जाएगा, नहीं आएगा तो यूज कर देंगे ना। सी सी वी का वैल्यू कितनी कैसे निकालोगे, एफ बाई टू इंटू में आर। तो चलो अब इसका निकालो, मोनोएटॉमिक का। तो इसको जो सी वी की वैल्यू आएगी कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मोनोएटॉमिक का, तीन। तो इस फॉर्मूले में रखो तो थ्री बाई टू आर, सी वी की वैल्यू आ गई इसकी मोनोएटॉमिक की। ऐसे डायटोमिक की बताओ क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है डायटोमिक का, पाँच, तो फाइव बाई टू इंटू में आर। ऐसे ही अब किसका लिखो, पॉलीएटॉमिक का लिखो क्या, सी वी। तो क्या आ जाएगी, सी वी इक्वल टू फॉर्मूले में डालो, कितना आ जाएगा, छः अपॉन में दो इंटू में आर। सॉल्व करो, कट जाएगा ना इसलिए। तो सी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री आर। इसे अभी रेस कर देना, सी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री आर। सी वी इक्वल टू थ्री आर किसका, पॉलीएटॉमिक का, थ्री आर। अभी क्या होता है सी वी सी पी, ये सब तो सर पढ़ाते हैं ना, टीचर वीचर जो भी रहते हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। मैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ बस, ये याद करना है। सी पी, सी पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ प्लस टू अपॉन में टू इंटू में आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा फॉर्मूला। सी पी का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी इज इक्वल टू एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट में आर। कुछ नहीं करना है, मोनोएटॉमिक का बताओ सी पी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, पाँच, रख दो फॉर्मूले में। सी पी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, फाइव प्लस टू कितना हो गया, सेवन बाई टू इंटू में आर। डायटोमिक का बताओ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद ही करने को कहो, तो पाँच प्लस दो कितना हो गया, सात अपॉन में दो इंटू में आर।
सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया ना। यहाँ पे एफ की वैल्यू मोनोटोमिक की कितनी होती है, 3 होती है ना, तो 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा ना ऐसे। अब डायटोमिक के लिए लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 5, तो फॉर्मूला डालो 5 + 2 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू में आर। सी पी की वैल्यू कितनी किसकी हो जाएगी, ट्राइटोमिक की, आप बताओ क्या होगी। फॉर्मूला क्या है सी पी का, F+2 अपॉन में 2 इंटू में आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करनी है पॉलीएटॉमिक की, कितनी होती है 6, 6 अपॉन में 6 + 2 कितना हो गया 8, अपॉन में 2 कट जाएगा 4, आर हो जाएगा 4R हो जाएगा, ठीक है ना। ये करके देखना खुद ही, इसी फॉर्मूले में रखना है। कैसे करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक की कितनी होगी 6 + 2 कितनी होगी 8, अपॉन में 2 तो कट जाएगा 4 आ जाएगा। अब आ जाओ सी पी हो गया, सी पी हो गया। अब क्या आ जाओ गामा पे, गामा कैसे निकलता है, गामा इक्वल टू सी पी अपॉन में सी वी, फॉर्मूला होता है। गामा कैसे निकालेंगे, जो सी पी निकाला है अपॉन में सी वी उसको डिवाइड कर देंगे, गामा इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी पी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जब डिवाइड करोगे तो जो गामा आएगा मोनोटोमिक का वो कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है ना। गामा जो होगा डायटोमिक का वो कितना हो जाएगा 7/5, सी पी अपॉन में सी ना, तो ये तो कट जाएगा 2R इससे कट जाएगा 7/5। ट्राई पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा बताओ, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, सी पी की वैल्यू 4R अपॉन में सी की वैल्यू 3R, तो 4R से R कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। ये आ गई, तो इसकी याद ही कर लेना, मतलब याद तो किसी के नहीं करनी है, निकालना है, ठीक है ना। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ। ये देखो इसमें पूरे में याद क्या करना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक की 3, डाई की कितनी हो जाती है 5, और पॉलीएटॉमिक की कितनी हो जाती है 6। फिर ये फॉर्मूला याद करना, इससे सब वैल्यू खुद ही निकल जाती है फॉर्मूले में रख के। अब आ जाओ एक एक करके फॉर्मूला लिखते हैं इंपॉर्टेंट फिर से। सी बी इक्वल टू क्या होता है, सी बी आर अपॉन में गामा -1, ठीक है ना। सी बी इक्वल टू आर अपॉन में गामा -1, वो ऊपर वाला भी होता है वो भी आगे लिखूंगा ना। सी पी इक्वल टू क्या होता है, और दूसरा फॉर्मूला सी पी का फॉर्मूला आर अपॉन में गामा -1, बस इसी में गामा मल्टीप्लाई कर दो इस फॉर्मूले में, तो वो सी पी का बन जाता है गामा -1, ठीक है ना। बस इसमें गामा मल्टीप्लाई कर दो, वो सी पी का फॉर्मूला हो जाता है। अब सी वी का जो फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है वो लिख दो, सी वी का एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, सी वी इक्वल टू F/2 इंटू में आर, ये हो गया। सी पी का एक और फॉर्मूला जो ऊपर लिख रखा है F+2 अपॉन में 2 इंटू में आर, ठीक है, ये हो गया सी पी का। सी वी के दो फॉर्मूले, सी पी के दो फॉर्मूले। अगर सी वी क्या निकालना, सी वी मिक्सचर, सी वी मिक्सचर की तो देख लेंगे, चेक कर लो। हाँ सी वी मिक्सचर, सी वी मिक्सचर निकालना हो तो क्या हो जाता है N1, मतलब N1 वाले मोल इंटू में CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में क्या हो जाता है N1 प्लस N2। CV1 कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेना, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से निकाल लेना, उस फॉर्मूले से खुद निकल जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। CV हो गया, CP मिक्सचर कैसे निकालोगे, सेम यही फॉर्मूला, बस CV की जगह क्या जाएगा CP1, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन में N1 प्लस N2 आ जाएगा, ठीक है। CV हो गया, CP हो गया। अब गामा की दो फॉर्मूले याद रखना है, तो गामा इक्वल टू क्या यहाँ पे लिखा है तो वो CP अपॉन में CV, और एक क्या याद रखना, गामा इक्वल टू बहुत इजी तरीका याद करने का 1
+2 में डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया है PYQ, इसी को फॉर्मूले को इंटरचेंज करके मतलब दे रखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बताओ, तो इसी को इंटरचेंज कर लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला की टर्म में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो F इज इक्वल टू 2 में गामा -1। इंटरचेंज कर लेके देख लेना कैसे होगा। गामा इक्वल टू, पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना, गामा इक्वल टू 1 + 2 में F डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो क्वेश्चन पूछा था उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पूछा था इस टर्म में, तो क्या करोगे, ये इधर जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा, ठीक है ना, गामा -1 हो जाएगा, गामा -1 हो जाएगा, F ऊपर चले जाएगा, गामा -1 नीचे आएगा, 2 में गामा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर जाएगा गामा -1, F ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो गया। अब ऐसे ही ये गामा मिक्सचर का फॉर्मूला पूछेगा क्या होगा, तो गामा मिक्सचर का क्या होगा, Cp मिक्सचर, सॉरी Cp, हाँ Cp मिक्सचर अपॉन में Cv मिक्सचर, जो ऊपर फॉर्मूला निकाला वैसे इसको इसके डिवाइड कर देंगे, Cp डिवाइड बाई Cv, तो गामा मिक्सचर आता है, ठीक है ना। कंप्लीट ये वाला PYQ डायरेक्ट ऐसे ही आया था, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को बस रीअरेंज करके लिखना था PYQ नीट का, F 2 गामा -1, इसी को रीअरेंज करके लिखना था फॉर्मूले को बस, और कुछ नहीं करना था। कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है ना। ये पूरा ही मिटा देता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये बहुत काम आता है, CV इक्वल टू F/2, ये पूरा टेबल बहुत काम आता है थर्मोडायनेमिक्स में, और यहाँ पे तो आते ही, क्योंकि KTG और थर्मोडायनेमिक्स एक ही चैप्टर समझ के पूरा करो। थोड़ा सा बचा है, इससे 2 PYQ, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इससे डायरेक्ट 2 PYQ है, बहुत इजी है। क्या है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ मैं बस, मीन फ्री पाथ जो याद करना है मुझे। मीन फ्री पाथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अब इसका बस फॉर्मूला याद रखना है। वैसे क्या होता है, जो कोलिजन होता है दो सक्सेसिव एटम के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। 2 सक्सेसिव कोलिजन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल एटम, तो उसे क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। डेफिनेशन नहीं पूछते डायरेक्ट, फॉर्मूला याद रखना, वही आता है। लैम्डा है मतलब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अब ये तो याद कर लोगे, मगर जो अंदर उसके जो वैल्यू होते हैं ना, वो सब भी पता होना चाहिए, उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ एन क्या है, पता ही नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन क्या है बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मोल बस समझ लेना, ठीक है ना, एन है तो मोल समझ लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और फॉर्मूले में अलग अलग होता है, ठीक है ना। एन यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो डी है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डायमीटर को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन पूछ रहा था, मीन फ्री पाथवे जो है वो किसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो लैम्डा एम किसके प्रोपोर्शनल होगा पूछा था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ था क्या, 1/d। दूसरा ऑप्शन समझ लो दिया होगा 1/, ये टी दिया होगा, ठीक है ना। सी दे रखा था 1/d², और जो डी था इसमें से वो क्या था, d²। तो कौन सा लगाते हैं, जो मीन फ्री पाथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/d² के फॉर्मूले से पता चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आया था, वो इस फॉर्मूले से नहीं पता चलेगा, उसे सही से लिखोगे तो पता चलेगा। वो डायमीटर रेडियस पूछा था, दूसरा क्वेश्चन जो आया PYQ। अब हमें पता है डायमीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, रेडियस के टर्म में 2r लिख सकते हो ना। डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r। अरे जब
डायमीटर दिया होता है तो रेडियस हम कैसे पता लगाते हैं? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही तो करते हो। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ये तो हुआ इसका मतलब। तो यही तो लिखा मैंने। तो अब क्या करो, डायमीटर डी क्या है? डायमीटर, इसके जगह क्या लिख दो? 2r लिख दो फॉर्मूले में। तो जब इसके जगह 2r लिखोगे, ऐसे पूरी करके दिखा देंगे, 1/√2 पाई एन। डी की जगह क्या लिख दोगे? r, 2r का होल स्क्वायर। डी की जगह क्या लिख दिया? 2r स्क्वायर है तो फॉर्मूले में स्क्वायर लगा दिया। 1 में इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, बस मैं r ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर, r का r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो लैम्डा एन मतलब मीन फ्री पाथ क्या होता है? r की पावर r का स्क्वायर होता है, मतलब मीन फ्री पाथ में जो होता है रेडियस के 1/r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब फॉर्म क्वेश्चन क्या पूछा था? पीवाई में पूछा था मीन फ्री पाथ में जो होता है उसमें जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे x, ठीक है ना। सपोज करो x पूछ रहा था, वो देख लेना, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन क्या था? 1/r के। दूसरा ऑप्शन था 1/r स्क्वायर के। सी ऑप्शन था 1/r³ के। डी ऑप्शन था डी ऑप्शन था r के। तो मीन फ्री पाथ में हमें इससे कैसे क्या पता चल रहा है? r स्क्वायर की क्या होता है? मीन फ्री पाथ में जो स्क्वायर r 1/r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये था, तो ये 2 पीवाई में, एक ये है और एक डायरेक्ट डी डायमीटर वाला। मेन फॉर्मूला ये है, ये याद रखना है, इससे खुद ही ये निकल जाएगा जब वो वाली बातें पता होगी। ये सब तो मैंने निकाला, ठीक है। ये फॉर्मूला है मेन, ठीक है। इससे ये वाला भी आ जाएगा। बस हो गया खत्म चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सारे मैं याद करने थे, कर लिया हूँ, याद लिख के दिखा दिया। अब इसके बाद क्या मैं डीपीपी करूँगा। अभी 12:05 थी, अब 6 तारीख का गोल लिखूँगा अपना। क्या है? कल वैसे थर्मोडाइनमिक्स ही पढ़ूँगा तो इसके बाद तो यहाँ पे लिख ही देते हैं थर्मोडाइनमिक्स है। नेक्स्ट डे का वही लेक्चर कंप्लीट करना है, तो वही सारे जो भी गोल रहते हैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स लिख के छोड़ देना, ये लिखूँगे वो तो आपको पता ही चलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 जनवरी का।